हेलो दोस्तों, यूपी टेट चैनल के यूट्यूब चैनल पर मैं जितेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम जो है यूपी टेट के 2011 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि या शिक्षा मनोविज्ञान के सेक्शन को सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित, जिसमें आपको उत्तरों सहित हम व्याख्या करेंगे और हम उसे सैद्धांतिक तौर पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस पेपर को हल करते हैं। यूपी टेट 2011 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पहला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आप तो जानते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार खेल के माध्यम से शिक्षा देना, खेल की गतिविधि आधारित शिक्षण देना, उसी चीज पे आधारित है। आप देखिए, पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। अब आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, तो यहां शारीरिक शिक्षा से क्या मतलब है? शारीरिक शिक्षा का आधार गलत है यहां। दूसरा, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, जो शिक्षण विधियां हैं उनके सिद्धांत पर भी वो लागू नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यह सबसे बड़ी बात है, इसे आप रिलेट करिए। खेल विधि में क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास। खेल विधि में क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास। और जो जब शारीरिक विकास होता है तो उसका मानसिक विकास भी होता है। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सेकंड देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। ये बीमारियों के नाम है और इन बीमारियों के नाम पर आपको पता ही है कि सबकी अलग अलग बीमारी में किस में क्या परेशानी है। अब ये डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पठन विकार से। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पठन विकार से। तो प्रश्न 2 का सही करेक्ट आंसर है सी। तीसरा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अब दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, अलग विद्यालय मतलब विशेष विद्यालयों में विशेष टीचर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। इसमें पहला देखिए, विशेष शिक्षक को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, एज ए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका पहला पार्ट सही करेक्ट। फोर्थ, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरक या अभिप्रेरण का कार्य कौन करता है? किसमें? अधिगम में, सीखने की प्रक्रिया में। सीखने वालों की स्मृति तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। करेक्ट डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगर रुचि नहीं होगी तो अधिगम नहीं होगा। जैसे अगर बिल्ली को खाना नहीं मिलता तो उसका बार बार गुटखा दबाना रुचिकर नहीं होता। इट मीन्स बिल्ली को अधिगम प्राप्त हुआ क्योंकि उसे खाना कैसे खाना है, कैसे लेना है, चिंपैंजी को केले कैसे खाने, वो सब अधिगम था। ऐसे ही नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन होगा तो वो अधिगम प्राप्त करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना, छोड़ देना, मतलब उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करना, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। अब आप देखिए, न्यून दृष्टि मतलब दिखने में परेशानी है, विजुअली चैलेंज है, तो विजुअली चेंज के लिए
सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, मतलब व्यवहार करना चाहिए, एवं ऑडियो सुना के, दिखा के नहीं, सुना के ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका सी आंसर करेक्ट। प्रश्न 6, श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्याम पट सबको देखा है। अब श्याम पट क्या है? ये भी तो व्हाइट बोर्ड ही है, ये भी तो ग्रीन बोर्ड ही है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ये बताओ, ये श्रव्य साधन है? नहीं। ये दृश्य साधन है? यस, दिखाई दे रहा है, ये दृश्य साधन है, विजुअली इक्विपमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता इट मीन्स निपुणता। अब आप देखिए, ए श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। इट मीन्स इसमें सभी, उपरोक्त सभी हैं। एक बार समझना इसको। कुशलता इट मीन्स श्याम पट कौशल, इट मीन्स लेखन कौशल। प्रश्नों को हल करना इट मीन्स प्रश्नों को सॉल्यूशन देना, उनका जो है व्याख्यात्मक आंसर करना। तीसरा प्रश्न पूछना, प्रश्न कौशल विकसित करना। और चौथा फीडबैक भी आता है, अगर पढ़ाया है लिखाया है समझ में आ रहा है तो बच्चों से हमें फीडबैक भी लेना है। इसलिए इसका डी सही है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें किसमें? क्लास में। क्लास में जो बच्चा टीचर से जो क्वेश्चन कर रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। पहला, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इट मीन्स तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो उससे कहेंगे तो बाद में, और बाद में ऑफिस में उसे डांट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नांसा, स्पेंसर, फ्रोवेल और मारिया मोंटेसरी। फ्रोवेल साहब ने किया था। 1840 में जर्मनी में उन्होंने पहला किंडरगार्टन पद्धति आधारित विद्यालय स्कूल शुरू किया। किंडरगार्टन से उनका मतलब था बगीचा। किंडरगार्टन से उनका मतलब क्या था? बगीचा। अब वो चाहते थे कि बगीचे के लिए जिस तरह से नर्सरी तैयार की जाती है, नर्सरी महत्वपूर्ण है, पौधा जितना स्वस्थ होगा उतनी ही ग्रोथ करेगा। उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि बच्चे जो है एक बगीचे की तरह हैं, नर्सरी की तरह हैं, जो उनको हम बचपन में जितना कुछ दे देंगे वही भविष्य में आगे चलकर अच्छी तरह से गेन कर पाएंगे। ये उनका लॉजिक था। तो ये 1840 में फ्रोवेल साहब ने किया था, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक, एक पेरेंट्स विद्यालय में कभी टीचर से मिलने के लिए नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? सुनिए, बच्चे की अपेक्षा करेंगे, मतलब उसे इग्नोर कर देंगे, उसके बच्चे को। अभिभावक को लिखेंगे, उसको चिट्ठी लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तीसरा और डी, उस बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। इट मीन्स, एक बार फिर देखिए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, बच्चे अभिभावक को चिट्ठी लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। ये बेस्ट आंसर है, अप्रोप्रिएट, सी। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स विद्यालय में कभी टीचर से मिलने नहीं आता है, तो आप कभी जब भी मौका मिलता है उस बच्चे के पेरेंट्स से स्वयं मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बेस्ट आंसर है डी।
बचपन एक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सबसे ज्यादा परिवर्तन 6 साल तक के बच्चे में होते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक प्रमाणीकरण पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। बच्चे को बोलना के परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करे। और डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। आप जानते हैं किसी भी पठन के लिए अभ्यास बहुत नेसेसिटी है। अब आप देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। मान लीजिए एक प्रश्न हमने कराया, उसी से समान दूसरा अन्य प्रश्न भी कराया, तीसरा भी कराया, उसे निरंतर अभ्यास कराया तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। और अभ्यास से करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। सब अभ्यास की देना है। इसका डी आंसर करेक्ट। 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें करेगा कठिनाई का अध्ययन? सुनिर्मित पाठों में, जो हम स्वयं से पाठ तैयार कर रहे हैं, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। इट मीन स्वतंत्र अध्ययन में। भाई असंगठित क्षेत्र से आ रहा है, उसके पिताजी तो कहीं काम धाम करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं है। इट मीन्स उसे किस में दिक्कत आएगी? सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में एक मेंटर चाहिए, एक टीचर चाहिए उसे। करेक्ट आंसर बी। प्रश्न 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, मतलब असाइनमेंट देना बंद या होमवर्क देना बंद। सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। और डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी। तो सी देखिए आप, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। बेस्ट आंसर सी। प्रश्न 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, अध्ययन की चित्तवृत्ति समझ रहे हैं, उनका पढ़ने का मन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब कंपेल करेंगे, जबरदस्ती करेंगे उनके साथ। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए उन्हें कहेंगे गेट आउट इन द क्लास। सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वो अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो हम हेडमास्टर या प्रिंसिपल से कह देंगे। डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। आप देखिए इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट जो लग रहा है, आप देखिए जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते ना पढ़ाई में। दूसरा, उन विद्यार्थियों को क्लास छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, फिर वो स्टूडेंट कैसे रह जाएंगे जब क्लास छोड़ के चले जाएंगे? तो उन्हें चेतावनी देंगे कि अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर को बताएंगे। डी, उन्हें उनकी रुचि, बच्चों की रुचि, उन्हें उनकी रुचि, बच्चों की जो रुचि है, रुचि अथवा आप जो टीचर है विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका 15 का डी। उन्हें उनकी रुचि अथवा उन अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उनकी रुचि जो है सृजन करेंगे जो है। 16वां, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोदक अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका डी करेक्ट है। अब इसमें आप देखिए 4 स्टेज हैं। सबसे पहले संवेदी रहती है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक रहती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक रहती है और चौथी औपचारिक रहती है। तो इसका जो डिवीजन है आयु का 0 से 2, संवेदी 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर 7 से 11
और 11 से 15, इस तरह का क्लासिफिकेशन है। फिर 17, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा, किस शिक्षक के द्वारा, किस प्रोफेसर के द्वारा ये 4 स्तर पहचाने गए थे? तो ये जीन पियाजे साहब थे। जो डी आंसर करेक्ट है। जो भी ऊपर वाले में बैठा है वो वही सेम है। इन्हीं का क्लासिफिकेशन है, इन्हीं का वर्गीकरण है ये। प्रश्न 18, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। अब आप देखो, संवेदनशील या उदासीन या निषेधात्मक, इनको देखो इन वर्डों से। अग्र सक्रिय, आप पहले से तैयार रहें, अग्र पहले से सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, प्रोएक्टिव रहें। 18 कंप्लीट। 19, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बताइए। खेल के मैदान में। संज्ञान की बात आ रही है तो खेल का मैदान रहेगा क्या उपयुक्त? विद्यालय एवं क्लास रहेगी, या ऑडिटोरियम रहेगा, या घर में रहेगा? आप जानते हैं अगर संज्ञानात्मक विकास चेक करना है तो कहां होगा? स्कूल एंड क्लास में। स्कूल एंड क्लास में। प्रश्न 20, खाली जगह को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विकल्प ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होनी चाहिए। सबसे पहली, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। उपचार रेमेडियल, अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसे रेमेडीज देके, जैसे कोई आदमी बीमार है तो उसका डायग्नोसिस कराते हैं, रेमेडीज देते हैं, उपचार करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वैसे ही बच्चे के लिए कहा गया है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसे आप रेमेडियल टीचिंग देंगे और रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उसे परफेक्ट सामान्य बच्चों की तरह ले आएंगे। सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में पूर्ण नीरसता, सब सो रहे हैं, सबको नींद आ रही है, ऐसी नीरसता। तो इसमें सी देखिए आप, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। क्यों? अगर विद्यार्थी प्रश्न सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछ रहा है, इट मीन्स वो रुचि ले रहा है, वो क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, वो सृजनात्मक कक्षा का एग्जाम्पल बन रहा है। इट मीन्स इसका आंसर सी करेक्ट है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यूपी टेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जितेंद्र शर्मा आपको यूपी टेट की तैयारी में ऐसे ही मदद करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।